2-3 महीनों तक चली कोर्ट की लंबी लड़ाई ने अंजलि को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अब तक एक भी हियरिंग में ना तो अंजलि अपना पक्ष मजबूती से रख पाई थी और ना ही गौतम के केस को कमजोर कर पाई थी। गौतम के महंगे और झूठे वकीलों के सामने अंजलि की एक भी दलील काम नहीं कर पा रही थी। अंजलि की कही हर बात, उसके द्वारा पेश किए गए हर सबूत को गौतम का वकील बेहद चालाकी से अपनी बहस करने की क्षमता का प्रयोग करके जज के सामने बेबुनियाद साबित कर दे रहा था। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अंजलि को हर बार नाकामी ही हासिल हो रही थी। अंजलि कानून के सहारे अपने बच्चों पर अपना अधिकार जमाने निकली थी, लेकिन हर बार उसे हार के सिवा कुछ नहीं मिलता था। वो चाहकर भी गौतम या उसकी वकील का सामना नहीं कर पा रही थी। उन्होंने झूठी रिपोर्ट पेश करके जज के सामने ये भी साबित कर दिया था कि दोनों बच्चे अंजलि और गौतम के ना होकर रिया और गौतम के हैं। झूठी डीएनए रिपोर्ट के बाद अंजलि के पास कुछ कहने को नहीं रह गया था। इस दौरान अंजलि इतना मेंटल ट्रॉमा झेल रही थी कि उसकी सेहत भी गिरने लगी थी। कुछ समय से वो ज्यादा देर तक कुछ सोचती तो उसकी पूरी आंखें लाल हो जाती और उसे चक्कर आने लग रहे थे। वो अपनी सेहत की अलग ही तरह की नई प्रॉब्लम फेस कर रही थी। होटल वापस आकर अंजलि स्वास्तिका से लिपट कर खूब रोती है। स्वास्तिका उसे संभालते हुए कहती है, फिक्र मत करो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा अंजलि। इस पर अंजलि रोते हुए कहती है, नहीं स्वास्तिका, कुछ ठीक नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उन लोगों ने मेरे हर सच के खिलाफ एक झूठ तैयार कर रखा है। झूठे गवाह, झूठी दलीलें और झूठी रिपोर्ट्स। मैं थक चुकी हूँ। अंजलि पर इस समय क्या बीत रही थी, स्वास्तिका अच्छी तरह से समझ रही थी। वो उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए उसके माथे पर हाथ फेरकर बोलती है, वो कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। झूठ को एक दिन सच के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। देखना तुम, एक दिन जरूर जीतोगी। अंजलि पानी का घूंट भरते हुए एक गहरी सांस लेकर बोलती है, लगता है कोर्ट में जाकर मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया है, क्योंकि मैं कोर्ट में अब तक ये भी साबित नहीं कर पा रही हूँ कि वंश भी मेरा बेटा है। अब तो कोर्ट वंश को भी गौतम को देने की बात करने लगी है। अगर मैं ऐसे ही हारती रही तो विवान क्या, वो लोग मेरे वंश को भी मुझसे छीन लेंगे। इतना कहकर अंजलि स्वास्तिका के कंधे पर सर रख के फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोता देख स्वास्तिका की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन अंजलि को सांत्वना देने के अलावा स्वास्तिका कुछ और कर ही क्या सकती थी। स्वास्तिका के कंधे पर सर रखे रखे अचानक अंजलि की सांस फूलने लगती है। वो तेज तेज सांस ले रही थी। स्वास्तिका उसकी ये हालत देखकर घबरा जाती है। वो अंजलि को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ अंजलि, खुद को संभालो। अंजलि पागलों की तरह इधर उधर देखते हुए कहती है, वंश कहाँ है, मेरा वंश, वो मेरे वंश को भी मुझसे छीन लेंगे। मेरा वंश कहाँ है, मेरे वंश को मुझे ला कर दो। स्वास्तिका उसे पकड़कर जोर से हिलाते हुए एक बार फिर कहती है, होश में आओ अंजलि, वंश बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में सो रहा है। अंजलि बिना कुछ कहे उठकर वंश के कमरे की तरफ दौड़ती है कि अचानक कुछ कदम चलते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। पूरा कमरा उसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवारें उसे भींच कर मार डालेंगी। स्वास्तिका दौड़कर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही अंजलि लहराती हुई फर्श पर जा गिरती है। शुक्र था कि स्वास्तिका ने वक्त रहते उसके सर को फर्श से टकराने से बचा लिया था। जब अंजलि की आंखें खुली तो उसने खुद को सोफे पर लेटे हुए पाया। उसने अपनी आंखें खोलते हुए स्वास्तिका से पूछा, क्या हुआ था मुझे? आंखों के सामने अचानक से सारा ब्लैकआउट हो गया था। अभी भी सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। स्वास्तिका उसका हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, तुम्हारा पैर फिसल गया था। हालांकि स्वास्तिका ने अंजलि से झूठ बोला था। अंजलि को कुछ याद नहीं था। स्वास्तिका ने बड़ी चालाकी से अंजलि से ये बात छुपा ली थी कि वो आधे घंटे तक बेहोश रही थी। रात भर अंजलि वंश को अपने सीने से लगाए लेटी रही। उसे एहसास हो रहा था कि कोर्ट जाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। विवान के ना मिलने की चिंता तो उसे सताई रही थी, साथ ही वंश को भी खो देने का डर
उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। विवान उससे हाथों से जाता दिखाई दे रहा था। अब वंश ही उसकी जीने की आखिरी उम्मीद थी। अंजलि बेहद डरी हुई थी, ठीक उस काली रात की तरह जब उसने अपने एक बच्चे यानी विवान को जन्म देते ही खो दिया था। उसके मन में दम तोड़ती माँ की ममता बार बार उससे कह रही थी, नहीं, अगर मेरा वंश भी मुझसे छिन गया तो मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा। किसके लिए जीऊंगी मैं? वो विवान के लिए भी बहुत सॉरी फील कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन विवान से बातें करने लगी थी, जैसे कि वो उसकी आंखों के सामने ही बैठा हो। मम्मा को माफ कर दो बेटा विवान, मम्मा तुम्हें हासिल नहीं कर पा रही है। तुम्हारी माँ अब भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन झूठे लोगों से तुम दोनों को जीत सके। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा। इधर अंजलि गम में डूबी हुई थी और उधर रिया प्रभाकरन के साथ बैठी जश्न मना रही थी। दोनों जाम पर जाम छलका रहे थे। प्रभाकरन अपनी कुर्सी से उठकर फर्श पर ही रिया के पैरों के नजदीक बैठ जाता है। रिया उसे घूरते हुए मुस्कुरा कर कहती है, फर्श पर क्यों बैठ गए प्रभाकरन? क्या मेरे तलवे चढ़कर ही मानोगे? अब तुम्हारी सैलरी बढ़ा तो दी है। इस पर प्रभाकरन हंसते हुए कहता है, बात सैलरी की नहीं है मैडम जी, बात कुछ और है। रिया कहती है, क्या है? प्रभाकरन कहता है, मेरा मन कर रहा है कि आपके पैर छू लूं मैडम जी। गौतम सर को अंजलि के खिलाफ भड़काकर आपने सारा गेम ही पलट दिया। बिछड़ी हुई मैना दूर से उड़ती आई थी अपने तोता के लिए, आपने बेचारी की चोंच ही तोड़ डाली। रिया अपनी तारीफ सुनकर बड़े गुरूर के साथ कहती है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है प्रभाकरन, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतना कहकर रिया अपने ही डायलॉग पर ताली मारकर हंसती है। प्रभाकरन सर उठाकर अपनी नशीली आंखों से रिया की तरफ देखते हुए बेहद सीरियस टोन में कहता है, गौतम सर का वकील इंडिया का टॉप मोस्ट है, एक नंबर का झूठा है। इतना तो तय है कि अंजलि उसके सामने टिक नहीं पाएगी, कभी उसे जीत नहीं पाएगी। लेकिन एक बात है मैडम जी जो मेरी समझ से बाहर है। रिया अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर होठ पिचकाते हुए कहती है, क्या बात? प्रभाकरन रिया के और पास आकर कहता है, गौतम सर को दोनों बच्चे पाकर फायदा है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आपको तो बच्चे पसंद भी नहीं हैं, फिर आप क्यों अंजलि से उसके बच्चे छीनने पर तुली हुई हैं? तभी रिया प्रभाकरन को घूरते हुए पूछती है, क्या मतलब? प्रभाकरन थोड़ा संभलते हुए कहता है, मेरा मतलब कि आपको लाइफ में बच्चों को पाना है या गौतम सर को? मेरा मतलब उनकी दौलत को। और वैसे भी एक बच्चा तो ऑलरेडी आपके पास ही है, फिर दूसरा बच्चा क्यों? प्रभाकरन की इस बात पर रिया थोड़ी देर उसे देखते हुए हंसती रहती है, फिर अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, मैं सोचती थी प्रभाकरन तुम सिर्फ एक भौंकने वाले कुत्ते हो, लेकिन ये सवाल तुमने काटने वाला किया है। पहली बार तुमने मुझसे भी आगे की सोची है। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। इतना कहकर रिया कुछ सोचने लगती है और प्रभाकरन के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ जाती है। आखिर प्रभाकरन ने रिया को ऐसा क्या आइडिया दे दिया था? अगली सुबह रिया विवान के कमरे में जाती है और विवान को अपनी बाहों में भरकर चूमने लगती है। विवान समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ही रिया को क्या हो गया है। वो तो कभी उससे प्यार नहीं करती, लेकिन आज ऐसा क्यों कर रही है? वंश के साथ रहते रहते विवान भी थोड़ा चालाक हो गया था। वो मन में सोचता है, रिया मम्मा जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है, इनके शैतानी दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। विवान का शक सही था। रिया उसके गाल चूमते हुए कहती है, चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मा आज तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट से मिलाने ले जा रही है। वहां जाकर बहुत मजा आने वाला है, तुम्हें भी और मुझे भी। आज तुम्हारी माँ दुनिया की बेस्ट माँ बनकर दिखाएगी तुम्हें। थोड़ी देर बाद रिया विवान के साथ कार में बैठकर निकल गई। उधर होटल में अंजलि पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। अंजलि और स्वास्तिका अपनी दवाई वाले बिजनेस के फ्लो चार्ट पर डिस्कशन कर रहे थे, जबकि वंश अपने कमरे में बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक
अंजलि का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर फ्लैश होता नाम देखते ही अंजलि हैरानी से चौंकते हुए कहती है, ये अचानक मुझे क्यों फोन कर रही है? इस पर स्वास्तिका माथे पर बल डालते हुए कहती है, कौन फोन कर रही है? अंजलि बिना कुछ बोले उसे मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हुए फोन उठाकर कान से लगाकर बोलती है, हाँ बोलो रिया। तभी रिया की तीखी टेलीफोनिक वॉइस अंजलि के कान से टकराती है, तुम्हारे होटल के लॉन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। अंजलि गुस्से में कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तभी रिया मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी ना सही, अपने बेटे विवान को तो देखना चाहोगी ना? विवान का नाम सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही देर बाद अंजलि लॉन में रिया के सामने खड़ी उससे बातें कर रही थी। हाँ बोलो रिया, तुमने अभी विवान का नाम लिया ना? कहाँ है विवान? तभी प्रभाकरण विवान को लेकर आता है। विवान अंजलि को देखते ही दौड़कर उसके गले से लग जाता है। अंजलि भी रोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेती है। रिया अंजलि को बेटे के लिए तड़पता देखकर बोलती है, बेटे की चाहत दे दो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम पैदा कर दिया है अंजलि। इस पर अंजलि चौंकते हुए पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सोचा, बस फिर दया आ गई मुझे तुम पर। अंजलि घूरते हुए कहती है, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? तभी रिया अपने बाल झटकते हुए आंखें घुमाकर कहती है, ठीक है, साफ साफ सुनना चाहती हूँ तो फिर साफ साफ सुन लो। गौतम एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गया है। अंजलि माथे में बल डालकर कहती है, गया होगा, पर मुझे क्यों बता रही हो? इस पर रिया अंजलि की आंखों में देखते हुए कहती है, ओ माय डियर दीदी, सुन तो लो, मैं चाहती हूँ कि जब तक गौतम बाहर है तब तक तुम दोनों बच्चों को अपने पास रखो। ये सुनकर अंजलि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अंजलि बड़ी हैरानी से पूछती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? अब क्या कोई नई चाल चल रही हो? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, कोई चाल नहीं दीदी, मैं हूं तो आखिर तुम्हारी ही बहन, बस दिल पसीज गया मेरा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों बच्चों की ठीक से केयर कर पाती हो या नहीं। अगर तुम एक अच्छी माँ साबित हो सकी तो मैं विवान को भी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंजलि आंखें सिकोड़ कर पूछती है, कैसी शर्त? रिया अंजलि के बेहद करीब आते हुए धीरे से बोलती है, अभी बता दूंगी तो सारा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा ना प्यारी दीदी। भाई मंजूर हो तो बोलो, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, मेरा मूड बदल गया तो फिर मत कहना प्यारी बहना। अंजलि मन ही मन अंदाजा लगा चुकी थी कि पैसे की भूखी रिया जरूर बच्चे सौंपकर पैसे ही मांगेगी। यही सोचते हुए वो तुरंत हाँ कर देती है। ये तुम्हारी ममता की परीक्षा है अंजलि दीदी, मैं तुम्हें विवान को सौंप कर जा रही हूँ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहते हुए रिया अंजलि को एक सार्कास्टिक लुक देती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। प्रभाकरण भी मिलते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अंजलि हैरान सी खड़ी उसे देखती रह जाती है। हाउ कैन रिया चेंज लाइक दिस? क्या शर्त रखेगी वो बाद में? अंजलि इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी स्वास्तिका पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलती है, ये रिया और प्रभाकरण यहाँ क्या करने आए थे? और विवान यहाँ क्या कर रहा है? अंजलि ने विवान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो विवान को मुझे देकर गई है। क्या? ऐसा क्यों किया उसने? लेकिन रिया जैसी चालाक औरत बिना किसी लालच के ऐसे कैसे तुम्हें विवान को दे सकती है? स्वास्तिका ने ये पूछते हुए बड़े आश्चर्य से बारी बारी से अंजलि और विवान की तरफ देखा। अंजलि ने स्वास्तिका की आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ विवान ही नहीं, उसने कहा है कि अगर मैंने उसकी शर्त मान ली तो वो दोनों बच्चों को मेरे पास ही रहने देगी। कह रही थी कि उसकी कोई शर्त है। इस पर स्वास्तिका ने माथे में बल डालते हुए अंजलि से पूछा, कैसी शर्त अंजलि? अंजलि कहती है, यही तो मैं भी सोच रही हूँ स्वास्तिका, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर इतना पता है कि इसके पीछे जरूर उसका कोई ना कोई लालच है। मेरे दोनों बच्चों को पाने के लिए वो मुझसे चाहे जो कीमत लेने वाली है
मैं अपने बच्चों को पाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ स्वास्तिका। इस पर स्वास्तिका ने हामी भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ज्यादा से ज्यादा पैसे ही मांगेगी। उसकी सोच पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है। तभी अंजलि कुछ सोचकर मन में एक दृढ़ निश्चय लेते हुए बोलती है, मुझे भी यही लग रहा है स्वास्तिका। अगर ये पैसा ही चाहती है तो इसे पैसे ही देंगे। कितना मांगेगी? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। अपने बच्चों को पाने के लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। स्वास्तिका प्लीज चेक, हमारी पांचों फार्मा कंपनीज में हमारा एग्जैक्ट सेविंग अमाउंट कितना है। स्वास्तिका कहती है, हमें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंजलि। तुम्हें याद है लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने जो कोविड जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे सस्ती वैक्सीनेशन बनाई थी। गवर्नमेंट हमारे उस ड्रग से बहुत खुश है और उन्होंने हमारी दूसरी कंपनीज को भी सब्सिडी दी है। यू विल नॉट बिलीव, हमारा इस साल का टर्नओवर लास्ट ईयर के टर्नओवर से 30% ज्यादा हो चुका है। अंजलि के चेहरे पर भी खुशी आती है। वो कहती है, दैट्स रियली ग्रेट स्वास्तिका। इसीलिए तो दूसरी सारी फार्मा कंपनीज हमसे चलती हैं। हमें किसी भी तरह से बिजनेस में हराने की साजिशें करती है, लेकिन वो नहीं जानते गर्ल्स पावर इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इतना बोलकर दोनों हंसती हुई अपने रूम में जाती है। अंजलि जैसे ही विवान को लेकर होटल के रूम में दाखिल होती है, विवान को वहां देखकर वंश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जुड़वा भाई विवान उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था। वो कई बार अपनी आंखों को मलकर दोबारा देखता है कि अंजलि और विवान अभी भी सामने खड़े उसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। वंश अपनी गाल पर जोर से स्लैप करते हुए कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या विवान सचमुच यहाँ है? विवान भी हंसते हुए कहता है, हाँ ब्रदर, तुम्हारा डोरेमोन तुम्हारे सामने खड़ा है। आई एम रियल ब्रो। विवान और वंश एक दूसरे को ताली देते हैं। वंश बोलता है, थैंक गॉड डोरेमोन, हम फिर एक दूसरे के साथ हैं। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब सारे गेम खेलेंगे और तरह तरह की चीजें खाएंगे। मम्मी, कैन वी प्ले गेम्स? अंजलि दोनों को बारी बारी से चूमते हुए कहती है, हाँ बेटा, पूरे दिन खेलो। दोनों बच्चे दौड़ते हुए वंश के कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद पूरा दिन दोनों खूब सारे गेम्स खेलते हैं, खाते पीते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब दोनों बच्चे खेलते खेलते बोर हो जाते हैं तो वंश दौड़ता हुआ अंजलि के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उछलते हुए कहता है, मामा, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, प्लीज हमें आउटिंग के लिए ले चलो ना। आज तो विवान भी आया है, उसे मॉल लेकर चलते हैं ना। तभी अंजलि वंश के सामने थोड़ा ड्रामा करते हुए बोलती है, ठीक है वंश सर, जैसा आप कहें, चलिए। अंजलि स्वास्तिका और दोनों बच्चों के साथ मॉल में जाने के लिए निकल जाती है। पार्किंग में खड़ी एक दूसरी कार से जब अंजलि की कार को जाते हुए एक आदमी देखता है तो वो फोन निकालता है। रिया के पास एक कॉल आता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। आज मॉल में काफी भीड़ थी क्योंकि मार्वल फिल्म्स की टीम अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के लिए इसी मॉल में आई हुई थी। अंजलि भीड़ से बचते हुए उन दोनों को मॉल में बड़े हॉन्टेड हाउस की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही वंश और विवान की नजर स्पाइडरमैन की पोशाक पहने मॉडल पर पड़ती है तो वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, मामा देखो स्पाइडरमैन, हमें स्पाइडरमैन देखना है। स्वास्तिका और अंजलि उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों बच्चों की जिद के सामने उन्हें हार माननी पड़ती है। मॉल में बड़े से ग्राउंड फ्लोर पर मार्वल के सुपर हीरोज की पोशाक पहने कई मॉडल अपने करतब दिखा रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इसलिए अंजलि और स्वास्तिका दोनों बच्चों को सेकंड फ्लोर पर ले जाती हैं और बच्चे सीढ़ियों के पास से खड़े होकर देखने लगते हैं। दोनों बच्चे वहां से झांककर नीचे देखते हुए तालियां बजाने लगते हैं। उन्हें देखकर अंजलि खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ ही पलों में उसकी खुशी एक गम में बदलने वाली थी। वो नहीं जानती थी कि भीड़ में प्रभाकरण उनके पीछे खड़ा था और अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वंश और विवान दोनों एक दूसरे के पास खड़े हुए उछल उछल कर तालियां बजा रहे।
प्रभाकरण ने अपना चेहरा छुपाने के लिए अपनी जैकेट में लगा हुआ हुडी अपने सर पर डाल लिया। वो धीरे से बच्चों के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अंजलि साइड में देखने वाली होती है कि ठीक उसी समय स्वास्तिका अंजलि से कुछ फोटोज क्लिक करने को कहती है। बच्चे सीढ़ियों के साइड में खड़े थे। ये सब देखकर प्रभाकरण के मनहूस चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान दौड़ गई। वो रिया को फोन मिलाता है और पूछता है, मैडम कहाँ हो? रिया कहती है, तुम मेरी आंखों के सामने ही हो प्रभाकरण। सब कुछ प्लान के हिसाब से करना और सही मौके का पूरा इंतजार करना। प्रभाकरण कहता है, सही मौका आ गया तभी आपको कॉल किया। रिया एक पल के लिए रुकती है और कहती है, गो फॉर इट। इतना कहकर प्रभाकरण फोन कट करता है और एक बार फिर से अंजलि और स्वास्तिका पर नजर घुमाता है, जो अभी भी फोटोज क्लिक करने में लगी थी। प्रभाकरण बच्चे को ऐसे धक्का देता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सारा क्राउड चिल्लाने लगता है, अरे बच्चा गिर गया, बचाओ उसे। इतने में वंश भी जोर से चिल्लाता है, विवान। वो भीड़ से निकलकर अंजलि की तरफ भागता हुआ कहता है, माँ माँ, विवान सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जल्दी चलो। ये सुनते ही अंजलि और स्वास्तिका चीखते हुए भीड़ को हटाते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। विवान के गिर जाने से पूरे मॉल में हलचल मच गया था। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड जब वो लुढ़कते लुढ़कते पूरा नीचे पहुंच जाता है तो वो उसे उठाते हैं और बोलते हैं, अरे बाप रे, बच्चे को तो खून आ रहा है सर से। लोहे की सीढ़ियां हैं तो बहुत चोट आई होगी बेचारे को। जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। अंजलि जैसे ही विवान के पास पहुंचती है, उसे इतनी तेज रोता देख उसका दिल बैठ जाता है। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। वो मन ही मन खुद को गुनहगार मानते हुए सोचती है कि उसे ऐसे बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये इतनी बड़ी भूल उससे कैसे हो गई? उसकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ जाते हैं। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड फर्स्ट एड किट लेकर आता है और विवान को फौरन कॉटन क्रीम लगाकर पट्टी बांधता है। अंजलि विवान को अपने सीने से लिपटाए बाहर की तरफ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो मॉल से बाहर आती है तो देखती है कि सामने से रिया गुस्से में चलती हुई आ रही है और वो मेलोड्रामा शुरू करती है। विवान को गले लगाने लगती है और कहती है, हे भगवान, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। हाय राम, देख लिया विवान, बताओ अब समझ आया तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी केयर करती है। और इसे देखा? रिया अंजलि के पास जाकर चिल्लाने लगती है, ये क्या किया तुमने? तुमसे एक दिन भी विवान को संभाल कर नहीं रखा क्या? मैंने तुम पर तरस खाया, पर तुम बच्चे की केयर नहीं कर सकती। अंजलि घबराते हुए कहती है, वो तो सब अचानक। अंजलि की बात पूरी होने से पहले ही रिया एक बार फिर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं हो पाएगा तुमसे अंजलि, नहीं हो पाएगा। बच्चे पैदा करना आसान है, संभालना मुश्किल है। पता नहीं वंश तुम्हारे साथ इतने साल कैसे रह लिया, कैसे उसे बड़ा कर लिया तुमने। एक बहुत लापरवाह माँ हो तुम। अंजलि रिया से रिक्वेस्ट करके बोलती है, सुनो, तुम्हें जो बात करनी है हम बाद में कर लेंगे प्लीज। अभी मुझे विवान को हॉस्पिटल लेकर जाना है बस। इतना बोलकर अंजलि फौरन ही वहां से निकल जाती है। रंग में भंग पड़ चुका था, खुशी गम में बदल चुकी थी। गौतम 2 दिन के लिए बाहर गया था, लेकिन रिया ने उसे कुछ ऐसा बोला कि वो रात में ही वापस जयपुर लौट कर आता है। रात में 12 बजे गौतम 2 पुलिस वालों को लेकर होटल पहुंच जाता है और चिल्ला चिल्ला कर खूब हंगामा करता है। गौतम का ये रूप देखकर अंजलि और स्वास्तिका को जैसे सांप सूंघ जाता है। मजे लेने के लिए प्रभाकरण और रिया भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए थे। गौतम पुलिस वालों के सामने अंजलि पर इल्जाम लगाता है, इसने मेरे बच्चे को किडनैप किया है इंस्पेक्टर साहब। ये सुनते ही अंजलि आश्चर्य में पड़ जाती है। वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो गौतम? मैंने विवान को किडनैप नहीं किया। रिया खुद विवान को यहाँ छोड़ने आई थी। रिया, तुम गौतम को बताती क्यों नहीं? इस पर रिया अनजान बनते हुए चिल्ला कर कहती है, क्या बकवास कर रही हो अंजलि? अपना बच्चा मैं तुम्हें क्यों दूंगी? सच बोलो ना, घर के बाहर खेलते बच्चे को बहला फुसला कर तुम किडनैप कर लाए हो। अंजलि और स्वास्तिका दोनों हैरान थे और रिया से इस तरह का झूठ बोलेगी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। रिया चिल्लाते हुए आगे बोलती है, हे भगवान, देखो बच्चे ने जब भागने की कोशिश करी तो इससे उसे मारा,
देखो, सर पर पट्टी बंधी है। लगता है आज की ताजी ही मार है। इतने में वंश कुछ बोलने वाला होता है कि रिया उसका मुंह बंद कर देती है और उसे अपने पास खींच लेती है और बोलती है, बेटा, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तभी पुलिस वाला आगे बढ़कर कहता है, अंजलि मैम, आपको जो कुछ भी कहना है थाने में चलकर कहना। आपको हमारे साथ चलना होगा। इतना कहते हुए वो अंजलि की तरफ हथकड़ी बढ़ाता है। अंजलि खामोश खड़ी हैरानी से ये सब देख रही होती है। विवान अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। स्वास्तिका कहती है, एक्सक्यूज मी, आप ऐसे रात के 12 बजे अरेस्ट नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल उसका एक छोटा सा 6 साल का बच्चा है। पुलिस वाला स्वास्तिका से कहता है, मैडम, मुझे रूल मत सिखाओ आप। जिस बच्चे को आप लोगों ने किडनैप किया है वो भी 6 साल का ही है। उसके माँ बाप से दूर करके या होटल के कमरे में बंद करके रखा है और रात के 12 तो इस केस में भी बज रहे हैं। इसे भी तो उसकी माँ से दूर किया आप लोगों ने। अरेस्ट तो होना पड़ेगा। तभी गौतम पुलिस वाले को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, आप अरेस्ट मत कीजिए। उनकी पहली गलती है। आई होप लास्ट भी हो। आप वार्निंग देकर छोड़ दीजिए बस। एक छोटे बच्चे का माँ बाप से थोड़ी देर के लिए भी दूर होने का क्या दर्द होता है मैं जानता हूँ। गलती अंजलि ने की है। उस छोटे से बच्चे को सजा क्यों मिले। इतना कहकर वो विवान को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। ये देखकर रिया के अरमानों पर पानी फिर गया। वो गुस्से में मन में सोचती है, ब्लडी हेल, ये गौतम के अंदर का अच्छा इंसान हमेशा गलत वक्त पर क्यों जागता है। कितना मजा आता अंजलि को झेल जाता देख। सारी प्लानिंग खराब कर दी इसके अंदर बैठे बीइंग गुड ह्यूमन एटीट्यूड ने। खैर कोई बात नहीं, प्लान ए पूरा नहीं हुआ तो प्लान बी भी रेडी है मेरा। कब तक बचोगे अंजलि?